डेफिनेशन ऑफ टैक्स। आपने सोचा होगा पहला चैप्टर पहले दिन पढ़ना था हमने, लेकिन अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। पहले 3 चैप्टर्स में से 10 नंबर का सवाल आता है, सेल्स टैक्स में से 30 नंबर का और इनकम टैक्स में से 60 नंबर का। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये टैक्स की डेफिनेशन है। टैक्स इज ए कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इनकम बाय गवर्नमेंट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स। टैक्स इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। टैक्स से हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ जाता है अंडर टू प्रोमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन्स। अच्छा जी, टैक्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, टैक्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है हुकूमत का रेवेन्यू इकट्ठा करना। लेकिन हम आज पढ़ेंगे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स, यानी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। असल ऑब्जेक्टिव टैक्स लगाने का पूरी दुनिया की हुकूमतों का होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना, बट देयर आर सम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ये जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये दिए हुए हैं 12। ये 12 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 2-3 बातें ऊपर लिखी हुई हैं, ये ऐसे ही तमहीद बांधने के लिए लिखी हुई हैं। जैसे बात बंदा शुरू कर रहा हो तो इधर उधर की मारता है, तो ये वो वाली बातें लिखी हुई हैं। असल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, जब पेपर में सवाल आता है तो इन 12 में से आपने लिख के आने हैं। द मेन पर्पज ऑफ द टैक्स इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। सबसे बड़ा मकसद हुकूमत का टैक्स लगाने का हम लोगों से ये होता है कि हुकूमत के पास रेवेन्यू, यानी हुकूमत के पास पैसा इकट्ठा हो। द गवर्नमेंट लेवीज टैक्स। हुकूमत टैक्स लगाती है। लेवी का लफ्ज़ बार बार आता है, टैक्स लगाना इसे कहते हैं। हुकूमत टैक्स लगाती है टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, टू कलेक्ट रेवेन्यू, हुकूमत का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, और चलाती है फिर हुकूमत गवर्नमेंट। टैक्स एक आला है फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज। हुकूमत की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए एक आला यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे हुकूमत की पॉलिसी है सड़क बनाना, तो अब अगर सड़क बनाना हुकूमत की पॉलिसी है तो इसके लिए टैक्स जो है वो उसके मुताबिक रिकवर करेगी आपसे। जितनी ज़्यादा सड़कें बनानी होंगी उतना ज़्यादा टैक्स रिकवर करेगी। टैक्स इज़ यूज्ड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। टैक्स का मकसद है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब कि टैक्स जो है वो अमीर लोगों से लिया जाता है और गरीब लोगों में बांटा जाता है। तो टैक्स इज़ यूज्ड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये क्या वजह है, ऐसे क्यों नहीं मूव करा? अच्छा, ओके। इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के साथ साथ टैक्स को यूज करती है इन मकासद के लिए। चलें जी, अब मिसालें आपने देते रहने। गवर्नमेंट कैन इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। मिसाल दें, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हुकूमत प्रोमोट करती है बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशन। मिसालें छोटी छोटी लिखते रहे साथ साथ। बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्टेड गाड़ियां, गवर्नमेंट कैन इनकरेज लोकल परचेज। तो इंपोर्टेड गाड़ियों को डिस्करेज करने के लिए हुकूमत ने टैक्स रेट बढ़ाए हुए हैं ताकि लोग जो है वो लोकल गाड़ियां पसंद करें, मेहरान पसंद करें, कल्टस पसंद करें, सिटी पसंद करें। टैक्सेस कैन बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वही बात कि अमीरों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों में बांटा जाता है, तो इससे इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ खत्म हो जाती हैं। यानी अमीरों के पास से पैसे चले जाते हैं, गरीबों के पास पैसे आ जाते हैं। टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ऑफ रिच। वही वाली बात। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। टैक्स के जरिए हुकूमत इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को खत्म कर सकती है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ है जो महंगी हो गई है, तो इसे क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स इसका कम कर दे, मिसाल के तौर पे चीनी है, महंगी हो गई है, गवर्नमेंट इसका टैक्स रेट कम कर दे, तो फिर चीनी बेचने वाले भी चीनी सस्ती बेचेंगे, तो इन्फ्लेशन इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कर सकती है, आगे करे ना करे हुकूमत की अपनी मर्जी है, ये एक हल है। इन्फ्लेशन महंगाई है, महंगाई अगर बढ़ गई है तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स रेट कम कर दे। जब टैक्स रेट कम कर देगी गवर्नमेंट तो फिर महंगाई भी कम हो जाएगी।
हाँ वो भी कह सकते हैं। वो तो अलग बात है ना, इन्फ्लेशन में एक इम्पैक्ट तो टैक्स का भी होता है ना, डिमांड सप्लाई का एक इम्पैक्ट होता है, एक इम्पैक्ट टैक्स का भी होता है। अब चीज़ें महंगी हैं तो उसमें टैक्स का अपना रोल है, तो वो वाला रोल तो प्ले कर सकती है ना गवर्नमेंट। तो इन्फ्लेशन थी ज़्यादा, गवर्नमेंट ने सोचा टैक्स कम करके इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर लें। ये एक टूल अवेलेबल है हुकूमत के पास, लगाए ना लगाए मर्जी है। इट्स अप टू शहबाज शरीफ विल। ओके, डिप्रेशन की भी इसी तरह मिसाल है, लेकिन छोड़ें पर डिप्रेशन को, पहले बड़ी डिप्रेशन है। अच्छा, टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम एंड मिलिट्री डिफेंस। इसकी मिसाल दें जी सेक्शन .7 की। सेक्शन 62, सेक्शन 62 में लिखा हुआ था, देख रहे हैं इधर, सेक्शन 62 में लिखा हुआ था आपने शेयर्स बाय करने हैं पाकिस्तान की कंपनी के, शायद आपको याद हो, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए कंपनीज। शेयर बाय करने हैं पाकिस्तानी कंपनी के, याद आ रहे थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब लोग बाहर में पैसा इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स माफ होगा। तो सेक्शन 62 इसकी मिसाल है। टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। जी, चाइनीज इन पाकिस्तान मौजूद थे कुछ लोग, टैक्स बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कम लगाया। चाइना वाले पाकिस्तान आए हुए थे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टैक्स कम लगाया, बदले में पाकिस्तानी जब चाइना गए तो टैक्स बाय चाइना गवर्नमेंट कम लगेगा, बदले में वो हुकूमत कहेगी कम लगा देंगे। इससे ट्रेड प्रोमोट होगी, इससे ट्रेड प्रोमोट होगी। ये थोड़ा सा मुश्किल सा पॉइंट है, ऑनलाइन वाले अक्सर जब कभी व्हाट्सएप ग्रुप होते थे उनके, अब तो जूम मीटिंग होती है, तो ये वाला सवाल बार बार पूछते थे। पॉइंट नंबर 8, तो इसलिए पॉइंट नंबर 8 को एक ही दफ़ा तफसील से नोट कर लें ताकि बार बार आप डिस्टर्ब ना हो। चाइनीज लोग हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने टैक्स कम लगाया, तो पाकिस्तानी जब चाइना में जाएंगे तो चाइना की गवर्नमेंट भी कम टैक्स लगाएगी। अच्छा जी, टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल। बार्गेनिंग हो रही है ना, ये इधर बेनिफिट दे रहे हैं, बदले में ये लोग इधर बेनिफिट दे रहे हैं। टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। ट्रेड नेगोशिएशन हो रही है, यानी कि ट्रेडिंग बढ़ रही है दोनों मुल्कों के दरमियान थ्रू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में ये तय पाया है कि तुम्हारे बंदे इधर आएंगे हम टैक्स माफ करेंगे, हमारे बंदे उधर जाएंगे तुम टैक्स माफ करना। अगला सारा तो आसान है। टैक्स लॉस कैन बी यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। इसकी मिसाल हमने अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ी थी कि लोन ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल विल बी कंसिडर्ड एज इनकम, शायद आपको याद हो। लोन अगर
अदरवाइज देन वे बैंकिंग चैनल ट्रांसफर होगा तो वो इनकम में ऐड होगा। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स बाय लेविंग हैवी रेट ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टन सेक्टर्स। हुकूमत कुछ सेक्टर्स के ऊपर हैवी रेट ऑफ टैक्स लगा सकती है हार्मफुल गुड्स में। हार्मफुल गुड्स सिगरेट्स, सिगरेट लिख लें किताब पे, किसने पहला सफ़ा खोलना है, दरमियान में से सफ़े खोलता है, कोई खोलता भी है तो। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज द यूज ऑफ सिगरेट्स बाय लेविंग हैवी रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टन सेक्टर्स। टैक्सेस कैन बी यूज टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स, वही मिसाल सिगरेट्स, रेपिटेशन है। गवर्नमेंट कैन इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट, मिसाल दें जल्दी 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 जल्दी, मिसाल मिसाल मिसाल। चैरिटेबल नहीं 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 नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में था तो आपको याद होगा 25% टैक्स माफ है। फुल टाइम टीचर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। एनपीओ से मुराद आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, तो क्या पूछ रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बिजनेस के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये ना आपने याद करना है नीचे वाला टेबल। सैलरी इनकम पे टैक्स, सैलरी इनकम पे टैक्स लगाने का क्या मकसद है हुकूमत का? रेवेन्यू इकट्ठा करना। मनी ट्रांसफर्ड नॉट थ्रू बैंकिंग चैनल इज कंसिडर्ड एज इनकम, लोन आप अगले को दें कैश में तो ये इनकम में डाल जाता है। इसका मकसद क्या है हुकूमत का? कि इकोनॉमी में जो बातें हो रही हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो सके, और ऐसा ना हो कि एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं और उसका सबूत ही कोई ना हो। बैंक से जाएगा फिर तो सबूत अवेलेबल होगा। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स, इसका क्या फायदा है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मूवेबल एसेट क्या है? ज्वेलरी। ज्वेलरी के ऊपर टैक्स क्यों लगाया जाता है? ताकि अमीर लोगों ने ज्वेलरी खरीदी हुई है वो टैक्स दें बेचने के ऊपर ज्वेलरी, और गरीबों को हम टैक्स दें उसमें से पैसे। लग्जरी गुड्स पे हाई टैक्स क्यों है? लग्जरी गुड्स पे कि लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट डिस्करेज हो। रिसर्च अगर खर्चे के तौर पे माइनस हो जाए, ये हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, रिसर्च अगर खर्चे के तौर पे माइनस हो जाए तो इससे रिसर्च क्या होगी? इनकरेज होगी डिस्करेज होगी? इनकरेज होगी। अगर आप एक्सपोर्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दें तो इससे क्या फायदा होगा? एक्सपोर्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दें तो एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगी। अगर आप चैरिटी पे टैक्स माफ कर दें सेक्शन 61 में जैसे किया हुआ है हमने, तो इससे क्या फायदा होगा? कल्चर डेवलप होगा चैरिटी करने का। अगर आप टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स प्रमोट करें, ये क्यों आ गया? हाँ, हम तो अभी इन्ना लिल्लाह। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसका मकसद क्या होगा? प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 62। अगर एग्जेम्प्ट कर दिया जाए सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट तो इससे फायदा क्या होगा? सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट पे हमने को टैक्स टुक्स माफ किए, मैं 100% टैक्स माफ किया हुआ शायद, तो इससे फायदा क्या होगा? प्रमोट होगी खाला जी की इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री। बाबा जी का नाम क्या था? आदम स्मिथ। उन्होंने एक किताब लिखी थी कौमों के पैसे, और लेके गायब नहीं। आदम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी कौमों के पैसे, उसमें उसने चंद बातें की थी। इन बातों को हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे डिटेल से, तो इस चैप्टर में उन बातों को करने की ज़रूरत नहीं है जो बातें हमने चैप्टर 3 में पढ़नी है, तो इसलिए इसको छोड़ें। जी भाईजान, टैक्स मुल्क की तरक्की में कैसे हेल्प आउट करता है? टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट, बता दें टैक्स मुल्क की तरक्की में कैसे हेल्प आउट करता है? टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इससे प्रमोट होगी। नेक्स्ट, चैरिटीज कैन बी इनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट ऑन देम। नेक्स्ट, imposing high custom duty, imposing high custom duty। भाई कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, वो सोच रहा है कि येलो और स्काई ब्लू मिलता है तो ग्रीन होता है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। देख लेते हैं आज, सारे तजर्बे कर लेते हैं, आज वेले हैं हम। किस किस को किससे मिलाना है जरा बताएं। स्काई ब्लू कर लिया, और कौन सा डालना है इसमें? ऑरेंज डालना है। ऑरेंज डालने से क्या बनेगा?
काला हो गया, ठीक है। और कर लें, जितने तजर्बे कराने हैं करा लें। और ये ग्रीन पकड़ना है, ग्रीन जी। इसके बाद अच्छा ये पिंक, पता नहीं क्या हो गया, चलें आगे, सीए करें। तो इम्पोजिंग हाई रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स विल इनकरेज द लोकल मैन्युफैक्चरिंग। टैक्सिंग अमीर एट रिच रेट, एट हाई रेट सॉरी, एंड लो इनकम ग्रुप एट लोअर रेट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैन मार्क द एरियाज एज टैक्स फ्री जोन। सियालकोट लिखें, टैक्स फ्री जोन है। सियालकोट में अगर आप स्पोर्ट्स की चीजें बनाएंगे तो फिर आपको टैक्स माफ होगा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, टैक्स फ्री जोन। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री zones or industrial zones and economic zones to provide tax incentives, to provide tax incentives in such areas। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, it will encourage business concerns, ये encourage करेगा business concerns को to establish businesses that will bring employment opportunities। Next, इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स, कौन सा सेक्शन था? 62। इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स कैन बी इनकरेज थ्रू इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। और इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी कैन बी इनकरेज थ्रू इंट्रोड्यूसिंग द टैक्स क्रेडिट। ये कौन सा था? ग्रीन फील्ड वाला 65G था, ई था, डी था, कौन सा था? जी, 65G। तो इसकी मिसाल लिखें, सेक्शन 65G, सेक्शन 65G। जी, ओके। काइंड्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्स, कौन सा टैक्स ही? प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स है भाईजान डिविडेंड वाला। डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट कितना है? 15%। तो ये जो 15% है ये फ्लैट टैक्स है ना, एक ही रेट है। लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से हैं? टेबल 1 एंड 2। प्रोग्रेसिव क्या मतलब? जैसे जैसे इनकम ज्यादा होती है वैसे वैसे टैक्स क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो ये जो डिविडेंड वाला है, इट इज अ टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड। करोड़ रुपया डिविडेंड कमाए तो 15%, 1 अरब कमाए तो 15%, 1 खरब कमाए तो 15%। A fixed rate is applied on person's income whether the income is high or whether the income is low. Under this system, people who earn more are not charged at high percentage as compared to progressive tax. Progressive tax में तो कहानी ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? टेबल 1 और 2। 0 से 4 लाख वाले के लिए 0% था और बढ़ते 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 35% तक भी चला गया था। तो यहां अमीरों से ज्यादा टैक्स मांगा जा रहा है। डिविडेंड में अमीरों से ज्यादा टैक्स नहीं मांगा जा रहा। अमीर और गरीब और डिविडेंड कमाए कितने परसेंट टैक्स है? 15%। इट इज अ टैक्स इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम बेस इंक्रीजेस। अ प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम अमीर ग्रुप एज कंपेयर टू गरीब ग्रुप। This tax proportionately equal to person's status in society. स्टेटस ज्यादा है तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, स्टेटस आपका कम है तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। रिग्रेसिव टैक्स क्या होगा? इनकम ज्यादा कम टैक्स। ये रिग्रेसिव टैक्स है जी। रिग्रेसिव टैक्स, पुठा। उल्टी, उल्टा। अच्छा, और के सवाल? अच्छा भाई, जो 0 से 10 लाख कमाएगा उसके लिए कितना टैक्स रेट है? 25%।
और जो 10 से 20 लाख कमाएगा उसके लिए 15%, और जो 20 लाख से ज्यादा कमाएगा उसके लिए 0% टैक्स। क्लियर? तो ये किस मुल्क में होता होगा? जिस मुल्क में लोग जिस मुल्क में लोग सुस्त हैं, काम नहीं करते, उस मुल्क में ये होता है। जो बंदा सुस्त है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा रहा है, हुकूमत कहती है शर्म नहीं आती काम कर, वो दिन रात एक करता है और दिन में 25-25 घंटे काम करता है। अब जब वो दिन में 25 घंटे काम करता है तो हिम्मत करके 11 लाख कमा लेता है। हुकूमत कहती है वेल डन, आपने हमारे कहने पे अमल किया, हम आपका टैक्स रेट कम कर देते हैं। फिर हुकूमत इसको ज्यादा और मोटिवेट करती है कि तुम्हारे में फिर दोबारा वो आती जा रही है जो मैंने बोला था, तो तुम्हारे में वो चीज दोबारा आती जा रही है, तो खुदा के लिए तुम दिन रात एक करो और ज्यादा काम करो। वो हिम्मत करके 20 लाख से ऊपर कमाता है तो हुकूमत उसको जफी डालती है, सारे पैसे आप रखो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो इस मुल्क में अमीरों से टैक्स नहीं मांगा जा रहा, गरीबों से टैक्स मांगा जा रहा है। गरीबों की बजाय अगर आप सुस्त बंदे लिख लें वो ज्यादा बेहतर है। तो सुस्त बंदों से कम टैक्स, ज्यादा टैक्स मांगा जा रहा है, और जो सही बंदे हैं कमाने वाले उनसे टैक्स कम मांगा जा रहा है या बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा। सो डेट इज रिग्रेसिव टैक्स। अगर दुनिया के किसी मुल्क में है तो डेट इज रिग्रेसिव। नहीं, पाकिस्तान में तो कोई नहीं है। ओके, भाई का डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है। अच्छा चलें जी, रिग्रेसिव टैक्स, इट इज अ टैक्स, ये भी टैक्स होता है। It is a tax where the tax rate decreases as the amount of income increases. The higher income pays less in the higher income group pays less in taxes than the lower income group. Regressive tax imposes greater burden on the गरीब। गरीब की जगह सुस्त लिख लें, ज्यादा बेहतर है। पेपर में गरीबी लिखिएगा। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लगाने के असूल। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल टेबल 1 and 2, टेबल 1 and 2। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, डिविडेंड at the rate of 15%। चलें जी, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। दिस टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। इट मीन्स दैट अ पर्सन हु इज अर्निंग मोर शुड पे मोर। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स आर एन एग्जांपल ऑफ इट। वही जो ऊपर पढ़े। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट सेज दैट इनकम एंड टैक्सेस शुड बी टैक्स्ड ऑन ए फिक्स रेट, डिविडेंड। Therefore, people who earn more shall pay more but not at high rate. The people who earn more shall pay more. करोड़ वाला 15% लगाएगा तो फिगर 15 लाख आएगी। 2 करोड़ वाला 15% लगाएगा तो फिगर जो है वो 30 लाख आएगी। पे ज्यादा तो कर रहे होंगे लेकिन रेट ज्यादा नहीं होगा। हालांकि प्रोग्रेसिव में रेट ज्यादा है। तो ये प्रोग्रेसिव का ऊपर इसका प्रोग्रेसिव नाम लिखा हुआ था इधर एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, और इसका नाम ऊपर फ्लैट रेट लिखा हुआ था इधर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। हाँ कर लें कोई। बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल ये होता है कि जो बंदा क्या कहते हैं ज्यादा बेनिफिट ले रहा है वो ज्यादा टैक्स दे। मिसाल के तौर पे हाईवे है, कोई कहते हैं जी मैंने जाने लाहौर से ब्लैक शाह काकू, काला शाह काकू, तो काला शाह काकू तक के आपको 50 रुपए ले लेंगे। चलो जी आपने जाना पिंडी तक तो आपसे 4000 रुपये ले लेंगे। पेशावर तक जाना है आपसे 4500 ले लेंगे। तो जो बंदा ज्यादा बेनिफिट लेगा उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। जो बंदा टीचर के ज्यादा करीब बैठेगा उससे ज्यादा फीस ली जाएगी। ओके, तो अब मोहतरम ये पढ़ लें। दिस प्रिंसिपल सेज दैट टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स रिसीव्ड। इट मींस दैट दोज हु रिसीव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुड पे द मोर। द बेनिफिट प्रिंसिपल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाईवेज, लाइब्रेरीज एटसेट्रा। ये आमतौर पे हाईवेज और लाइब्रेरीज के ऊपर लगता है। लाइब्रेरीज में भी कुछ मुल्कों में बैठने पे टैक्स होता है, ज्यादा बैठोगे ज्यादा टैक्स, पता नहीं अजीब मुल्क है। अच्छा, अगर मोटरवे पे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल लगे तो कैसे लगेगा? अगर मोटरवे पे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल लगे तो फिर ऐसे लगेगा ना 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 ना, लंबी ट्रेवल नहीं, तू बात का मतलब समझा नहीं, तू समझा नहीं। मतलब
एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे आप एक बंदा कहता है जी मैंने पिराडो पे जाना है, तो भाई तू पिंडी का 10,000 दे। दूसरा बंदा कहता है मैंने होंडा पे जाना है, तो भाई तू पिंडी का 6,000 दे। तीसरा बंदा कहता है मैंने कल्टस पे जाना है, भाई तू 3,000 दे। एक बंदा कहता है मैंने मेहरान पे जाना है, भाई तू 1,000 दे। एक बंदा कहता है मैंने एफएक्स पे ऊपर जाना है, ये ले 50 रुपए पकड़, रास्ते में बोतल पी ली। तो इट विल बी कॉल्ड एज कौन सा प्रिंसिपल? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। जिसमें एबिलिटी है पे करने की वो पे करे, जिसमें नहीं है एबिलिटी पे करने की उसको हमारी तरफ से पैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज बोलें जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो। एफबीआर का दफ्तर होगा कोई ना कोई, एफबीआर का ऑफिस, एफबीआर का ऑफिस देखते हैं, आज वेले बैठे हुए हैं। जरा नेट शेयर करना अपना। चलो मैं लगा लेता हूँ अपना, छोड़ो यार, रहने दो यार। अच्छा जी, एफबीआर का ऑफिस। तो कहते हैं एफबीआर का ऑफिस जो है वो लश पश नहीं होना चाहिए। एफबीआर का ऑफिस लश पश नहीं होना चाहिए। पता चले एफबीआर के ऑफिस के अंदर जो है वो स्पेन से टाइलें आ रही हों, और जो है वो पता नहीं किस मुल्क से जो है वो सिंक आ रहा हो, और कहां से जो है वो इसके अंदर जो है वो पंखे आ रहे हों, और जबरदस्त किस्म के इंपोर्टेड एसी लगे हों। तो अगर कहते हैं एफबीआर के अंदर ये हो रहा होगा तो फिर गड़बड़ है। तो कहते हैं सादा रखो, ये देखो सादा सा ऑफिस, ये सादा सा, ये कुर्सियां लाइन है थल्ले, बस सादा सा रखो काम, आप किन चक्रों के अंदर पड़े हो। तो कहते हैं एफबीआर के ऑफिस को सादा से सादा रखो। एडमिन एंड कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ एफबीआर ऑफिस शुड बी लो, कम होनी चाहिए। ये ना हो कि कमिश्नर की तनख्वाह 10 लाख रुपए है, तो फिर एफबीआर का दफ्तर अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकेगा। टैक्सेस क्या होने चाहिए? अंडरस्टैंडेबल। टैक्सेस क्या होने चाहिए? अगर हमारा टैक्स अंडरस्टैंडेबल है तो जाएं, फिर सिलेबस खत्म हो गया। अगर आप कहते हैं हमारा लॉ भी अंडरस्टैंडेबल है तो फिर जाएं, सिलेबस खत्म हो गया। बहरहाल टैक्सेस क्या होने चाहिए? द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ एबिलिटी टू पे, ये भी पढ़ा है टेबल 102, प्रोग्रेसिव टैक्स टेबल 102, वही बातें बार बार आ रही हैं। टैक्स शुड बी पेएबल इन कैश, क्योंकि चेक डिसऑनर हो जाते हैं, इसलिए टैक्स कैश में पे होना चाहिए। It means a payment through cross check should also be should not be accepted. तो क्रॉस चेक से पेमेंट एक्सेप्ट ना हो। टैक्स शुड बी वॉलेंट्री इन नेचर, जिसका दिल चाहे दे, जिसका दिल ना चाहे ना दे। वॉलेंट्री और मैंडेटरी, वॉलेंट्री और मैंडेटरी, मैंडेटरी, एंड पेमेंट शुड नॉट बी वॉलेंट्री इन नेचर। टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट अ कन्वीनियंट टाइम, टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट अ कन्वीनियंट टाइम। रात को 2 बजे आके ठक ठक ठक, कौन आया जी? कमिश्नर आया, क्या लेने आया जी? टैक्स लेने आया। ये कन्वीनियंट टाइम तो नहीं है। तो टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम। किस टाइम आए? 9-10 बजे आए या आए ही ना? तो टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम की आपको एग्जांपल दी हुई है, जो आपके साथ वाले को याद है, आपको भूली हुई है कि 30 जून 2010 अगर हमारा ईयर एंड है, तो मैंने कहा था कि इसका टैक्स आप जमा करवाएंगे 30 सितंबर 2010 को। तो 30 सितंबर 2010 को आप इसका जो है वो टैक्स जमा करवाएंगे। क्लियर? तो ये है टैक्स शुड बी पेएबल एट अ कन्वीनियंट टाइम। साल के बाद आपको 3 महीने मिलते हैं। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय आरिफ लोहार, नहीं। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय इंजमामुल हक, नहीं। बाय स्टेट विच हैज द पावर, विच हैज द पावर ओवर द बंदा टू रिकवर। जुरिस्डिक्शन मीन्स पावर, दैट इज इट शुड बी इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट। स्पेलिंग याद करने के लिए, पार्लियामेंट। इट इज लेविड फॉर शहबाज शरीफ कार, नहीं, इट इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस, आम लोगों के लिए लगना चाहिए ये टैक्स। टैक्सेस आर इम्पोज्ड टू सपोर्ट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट
projects. Taxes will be charged on incomes, transactions or property. The principles of a sound tax system. Fiscal adequacy क्या होता है? अपने पांव पे खड़े होना. Fiscal adequacy क्या होता है? अपने पांव पे खड़े होना. तो इतना टैक्स इकट्ठा हो जाना चाहिए कि रोजाना रोजाना IMF बाजी से जाके कर्जे ना मांगने पड़े. The sources of revenue should be sufficient to meet the expenses of government. Sources of revenue क्या है लिखें? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कई तरीके हैं रेवेन्यू के हुकूमत के पास. The sources of revenue should be अच्छी खासी to meet the खर्चे of government. खर्चे ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपैंडिंग. कैसे लिखें? डिविडेंड का रेट 15 से 16 हो जाए तो रेवेन्यू एक्सपैंड हो जाएगा. रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपैंडिंग. डिविडेंड का रेट 15 से 16 हो जाए तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का एक्सपैंड हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट करना है रेवेन्यू गवर्नमेंट ने अपना, तो डिविडेंड का रेट 15 से 14% कर दें, रेवेन्यू हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. एनुअली, हर साल, इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स. जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, यानी कि सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब होता है हुकूमत जो खर्चे कर रही है. सड़कें बनानी है ज़्यादा पैसे ले लें, सड़कें नहीं बनानी कम पैसे ले लें. तो जिस तरह गवर्नमेंट के खर्चों की जरूरत पड़ी है उस तरह रेवेन्यू बढ़ाना पड़े बढ़ा सकें, कम करना पड़े कम कर सकें. इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस हमने पढ़ लिया है. टेबल 1 और 2. Tax charge must be based upon the ability of citizen to pay. Admin feasibility. Tax laws should be clear and plain. Plain के खाया भी जल्दी जाता है, हजम भी जल्दी हो जाता है. Tax laws should be clear and plain to taxpayers. Capable and non-trained. Non-trained, well-trained. Public officer कौन है? कौमी, हमारा डियर कौमी. पूरा नाम क्या है कौमी का? कमिश्नर. तो टैक्स लॉ शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर्स. कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड कमिश्नर शुड इन्फोर्स इट. एंड टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी रात के 2 बजे. नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स. कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स. जिंदगी में पहले क्या सेट होते हैं? गोल्स. फिर उसके मुताबिक टैक्स कलेक्ट होगा. अगर सड़कों की जरूरत है आपको हमने बुलाया नहीं था. अच्छा, ये भी चीज़ है हमारे पास एक. ये हमारी अंग्रेज़ी क्यों नहीं समझ रहा? ये देखें, इसको सेलेक्ट करें और इसको, ये हमारी अंग्रेज़ी क्यों नहीं चेहरे से. टैक्स कलेक्ट, इसको सेलेक्ट करें. प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट. अच्छा जी, गोल सेट किया जाएगा. पहले सड़कें बनानी है, फिर उसके बाद टैक्स कलेक्ट किया जाएगा. फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? टैक्स कलेक्ट किया जाएगा.
अगर गोल सेट किया गया सड़कें बनानी है, टैक्स भी उसके मुताबिक कलेक्ट होगा। अगर गोल सेट किया गया कि सेहत देनी है जी, तो उसके मुताबिक टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। जी जी बताएं बताएं जी बताएं जी जी बताएं। तो ये है जी, पहले गोल सेट किया जाएगा, उसके मुताबिक टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। जाने वाले को रोक सकते हैं, वैसे रोक सकते, ऐसी कोई मसला नहीं कि रोक नहीं सकते। दरवाजा बंद कर दें, चाबी गायब, मेहमान घर ही बैठे रहेंगे। टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का गोल होगा उसके मुताबिक गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करे। जो गवर्नमेंट का गोल होगा उसके मुताबिक टैक्स कलेक्ट करे। पहले गोल बनाए फिर गोल करें। द गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू गोल द पैसे ऑफ पब्लिक, नहीं, द गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज। गोल गवर्नमेंट का सीए कराना नहीं है, आपको बेसिक सर्विसेज देना मकसद है फॉर मैंगो पीपल, आम लोग। हो सकता है कोई बंदा ये लेक्चर उस वक्त ले रहा हो जिस वक्त मैंगोज आ चुके हो मार्केट में। हो सकता है कोई ये सुन रहा हो कि ईद आने वाली है तो बड़ी ईद के करीब ये लेक्चर ले रहा हूं। ऑनलाइन ने भी दुनिया बदल दी है। ओके, मुझे बताएं, आप दुकानों पे जाते रहते होंगे, वैसे तो बाजारों में, बाजार शैतान के घर हैं, कम से कम जाना चाहिए, तो वैसे आप दुकान पे जाते रहते होंगे। बहुत ज़रूरत के दर्जे में जाया करें और फिर वापस आ जाया करें। विंडो शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल ना जाया करें। तो आप दुकान के ऊपर जाते होंगे, तो दुकान पे मुझे बताएं कि इनकम टैक्स आपको बिल पे लिखा हुआ नजर आता है या सेल्स टैक्स लिखा हुआ नजर आता है? सेल्स टैक्स लिखा हुआ नजर आता है बिल पे, पक्की बात है। इनकम टैक्स तो बहुत रेयर शायद किसी ने बिल पे लिखा हुआ देखा होगा। मेरे ख्याल से इधर जितने बच्चे बैठे हैं उन्होंने सेल्स टैक्स ही बिल पे लिखा हुआ देखा होगा। इस वजह से सेल्स टैक्स को डायरेक्ट टैक्स नहीं कहते, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि हुकूमत दुकानदार को कहती है कि 10,000 वाली चीज आप, बल्कि 1 लाख वाली चीज 1,17,000 में बेचो। 17% टैक्स है, सेल्स टैक्स का रेट है, शायद आपको पता हो। तो गवर्नमेंट कहती है लाख वाली चीज बेचो 1,17,000 में, तो दुकानदार कहते हैं मैं अपनी पॉकेट से 17,000 नहीं पे कर सकता। फिर दुकानदार क्या करता है, जब हमें बिल बना के देता है तो लाख बिल पे लिखता है, जमा डालता है सेल्स टैक्स 17,000 और फिर हमसे 1,17,000 लेता है। तो सेल्स टैक्स बताएं दुकानदार अपनी पॉकेट से पे करता है या हमसे लेके गवर्नमेंट को पे करता है? हमसे लेके गवर्नमेंट को पे करता है। इसलिए सेल्स टैक्स को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। फिर पूरा साल गुजरता रहता है, दुकानदार सेल्स टैक्स हमसे लेके हुकूमत को जमा कराता रहता है, फिर हम जाते हैं चीज खरीदते हैं, फिर हमसे लेके गवर्नमेंट को जमा कराता है। जब साल का एंड आता है तो फिर हुकूमत आके इस बंदे से सवाल पूछती है, तू बता तूने कमाया कितना? ये बंदा कहता है मैंने इतना कमाया। फिर हुकूमत कहती है तेरे पे टेबल 1 और 2 लगेगा। अब ये जो टैक्स है ये इनकम टैक्स है। ये टैक्स जब हुकूमत इससे मांगती है ना, तो ये बंदा कहता है ये भी मैं कस्टमर पे डालने लगा हूं। हुकूमत कहती है नहीं 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 नहीं, ये आपने कस्टमर पे नहीं डालना, बिल में डाल के ये आप अपनी पॉकेट से पे करें। इसलिए डायरेक्टली जो टैक्स पे किया जाता है दुकानदार पे करते हैं, वो कौन सा टैक्स है? इसलिए इनकम टैक्स बिलों पे लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। अगर कभी आपको बिलों पे इनकम टैक्स लिखा हुआ नजर आ गया तो वो भी शायद एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बट वो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। जी यार, असल में ना इनकम टैक्स भी दुकानदार जो है ना, क्या कहते हैं, वो हम 1 लाख ही कंसीडर करेंगे। इनकम टैक्स भी दुकानदार ना हमसे ही लेते हैं, लेकिन वो बिल पे डाल के नहीं लेते, चीज महंगी करके ले लेते हैं। असल में जाहिर बात है दुकानदारों को पता है हमने कुछ ना कुछ तो बचाना है अपने लिए भी, लेकिन बिल पे लगा के जो टैक्स हमसे लिया जाता है, डेट इज कॉल्ड एज सेल्स टैक्स, डेट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। दुकानदार डायरेक्टली पे नहीं कर रहा, हमारे जरिए पे करा रहा है। और जो दुकानदार डायरेक्टली अपनी जेब से पे कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। असल में वो टैक्स है कि दुकानदार घर पैसे लेके जा रहा था तो हुकूमत ने कहा ये घर पैसे ना लेके जाओ, हमें कुछ टैक्स जमा करवाओ। अब ये हमारे से बिल पे डाल के बर्डन नहीं शिफ्ट कर सकता। अच्छा, इरादे तो आपको पता चल ही गए होंगे मेरे, अगला सवाल रह गया पीछे। तो अच्छा, तो ये जो टैक्सेस है ना मेरे भाई, ये 2 किस्म के हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस 2 हैं, नंबर 1 इनकम टैक्स एंड नंबर 2 कैपिटल वैल्यू टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 हैं,
सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में 60 नंबर का है। कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे सिलेबस में खाली एक लाइन है जो आपको नजर आ रही है। सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में ये 3 लाइनें नहीं है। सेल्स टैक्स के हमारे सिलेबस में 2-3 चैप्टर हैं जो 30 नंबर के हैं, तो खाली ये 2-3 लाइनें नहीं है, इनके पीछे आगे पूरे पूरे चैप्टर हैं। कस्टम ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 3.5 लाइन हमें मजबूरन याद करनी पड़ेगी। फिर भी सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस में है, कस्टम एक्ट का, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का और कैपिटल वैल्यू टैक्स का। तो इनकम टैक्स वाली बात तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है और हर साल आपने टैक्स देना होता है। कैपिटल वैल्यू टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ राइट। कितने लोगों ने सीवीटी का लफ्ज सुना हुआ है? जरा हाथ खड़ा करके बता दें, सीवीटी का कभी अखबार में या दाएं बाएं लफ्ज सुना हो? सीवीटी होते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स। 5 मरले का घर बेचे, सीवीटी टैक्स देना है, 10 मरले का बेचे, सीवीटी देना है। ये इन एडिशन टू इनकम टैक्स है, क्योंकि आपको याद है मैंने कहा था घरों को बेचने पे इनकम टैक्स भी लगता है, और अगर घर 4 साल बाद बेचे फिर कोई टैक्स नहीं है इनकम टैक्स वाला। तो घर बेचने पे 2 टैक्स लगते हैं, नंबर 1 इनकम टैक्स एंड नंबर 2 कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स एक टैक्स है, अगर आप कभी एलडीए के दफ्तर में जाएं घर अपने नाम लगवाने तो ये आपको पे करना पड़ता है। तो बस इस हद तक याद कर लें, ये एक लाइन है सादा सी। भाई तू देख नहीं रहा, आज क्या हो रहा है? इधर देख, इधर देख, देखिए देखिए देखिए। आज उसको भी पता है हम वेले हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये देखिए ऑटो पे लगा हुआ काम है, वेले होते हुए एक चैप्टर खत्म हो गया, उसको ये रोना है। अच्छा, कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस किस किस पे लगता है? नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये वही चीज है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। सेल्स टैक्स की ये 3 लाइनें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेल्स टैक्स की ये 3 लाइनें बड़ी डिटेल से डिस्कस होंगी जब हम सेल्स टैक्स के चैप्टर 22, 23, 24, 25 करेंगे। कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी के बड़े बॉम्बास्टिक किस्म के रेट हैं। 2 रेट आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं, 50% और 30%, 35%। 2 रेट पाकिस्तान में चल रहे हैं, 50% और 35%। अगर आप करोड़ रुपए की गाड़ी कोई मंगवाते हैं तो हो सकता है हुकूमत 50 लाख आपसे मौके पे ले ले, तो अब आप कहेंगे करोड़ वाली गाड़ी मुझे 1.5 करोड़ में पड़ी। इंपोर्ट करते हैं आप, तो कस्टम ड्यूटी बाहर से मुल्क से जो चीज़ें आती हैं, ये बाहर जो मुल्क चीज़ें बेचते हैं उन पे लगती है। तो कस्टम एक्ट इन पाकिस्तान स्पेसिफाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन सर्टन गुड्स। हुकूमत का अच्छा खासा रेवेन्यू आजकल इससे इकट्ठा हो रहा है। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डिटरमिन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ मुल्कों में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके लिए रेट कम हो जाते हैं, जो चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं जैसे चॉकलेट खाना गैर ज़रूरी चीज़ है उसके लिए रेट बढ़ जाता है, फ्रूट चाट के लिए कम हो जाता है। अंडर दिस एक्ट हाई रेट इज अप्लाइड ऑन लग्जरी गाड़ियां एज वेल एज लेस एसेंशियल गुड्स, जिनकी जरूरत नहीं है चीज़ों की। अब आप पिलोज इंपोर्ट करें यार, अमेरिका का पिलो, पागल है यार तुम, रशीद की दुकान से ले ले जाके। द इंपोर्ट टैरिफ होता है इंपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट टैक्स ऑन प्लांट इज लोअर देन दैट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब बताएं, इंपोर्ट टैरिफ ऑन प्लांट इज लोअर देन दैट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इसका मतलब बताएं। डंडा हाथ में है, जल्दी इसका मतलब बताएं। कैपिटल गुड्स कौन सी? मसलन प्लांट एंड मशीनरी, इन पे टैक्स क्यों कम होगा? जाहिर बात है, अगर आप गाड़ी मंगवाएंगे तो हुकूमत को गुस्सा चढ़ेगा, अगर गाड़ी वाला प्लांट मंगवाएंगे तो फिर तो आप आगे लोगों को नौकरियां देके पाकिस्तान में गाड़ियां बना रहे होंगे ना, फिर तो हुकूमत को गुस्सा नहीं चढ़ेगा, फिर तो चढ़ी भी तब भी उतर जाएगी। तो इंशाल्लाह कल घर वालों की सारी तप तो आप पे उतर जाएगी, चढ़ी हुई भी, जब इंशाल्लाह आप पास होकर दिखाएंगे। तो इन परसों, अच्छा, द इंपोर्ट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी। एक साहब के 35 नंबर आए तो उनके वाले साहब मिठाई ले आए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि 50 वाला पास होता है, उन्होंने समझा 33 वाला पास होता है। ओके, तो इंशाल्लाह आपके मैसेज में तो नंबर नहीं आएंगे। द इंपोर्ट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट, CNN नंबर आएगा।
द इम्पोर्ट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी इज लोअर देन दैट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कॉस्मेटिक्स, बला बला जो भी समझ लें आप। तो अगर आप एज इट इज क्रीमें मंगवाए ना बाहर के लगाने के लिए अपने ऊपर, तो फिर उस पर टैक्स आपको हैवी देना पड़ेगा। ठीक है, धुल के तो वही लात हो जाए। अच्छा जी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अगली कौन सी ड्यूटी है? फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट, टैक्स इज चार्ज एट स्पेसिफाइड रेट ऑन गुड्स परचेज्ड। अच्छा जी, 3 चीजों पे ये ड्यूटी लगती है। नंबर 1, बस खत्म हो रहे चैप्टर, देखें इधर, चीजें प्रोड्यूस करने पे, जबरदस्त है, चीजें इंपोर्ट करने पे और सर्विसेज प्रोवाइड करने पे। तो 3 चीजों पे ये टैक्स लगता है, प्रोडक्शन, इंपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने पे। द बेस ऑन विच टैक्स इज चार्ज मे बी वैल्यू, मे बी देयर रिटेल प्राइस, जो चीज के ऊपर लिखी होती है, मे बी देयर वजन, किसी भी बेस पर टैक्स लग जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर द हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ये जी हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम आपके सामने है। मिसाल के तौर पे आपने कपड़े इंपोर्ट करने हैं, तो शर्ट का कोड होगा 101, जीन्स का कोड होगा 102, बनियान का कोड होगा 103। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी। और अगर आपने खाने की चीजें इंपोर्ट करनी है तो जूसेस पे कोड होगा 201, ईटेबल्स पे कोड होगा 202। इसी तरह अगर आपने जो है वो इंपोर्ट करनी है गाड़ियां, तो बड़ी गाड़ियों का कोड होगा 301, दरमियानी गाड़ियों का 302। तो ये कोडिंग है। इस कोडिंग सिस्टम के तहत सारी लिस्टें बन चुकी हुई हैं। बस जैसे ही आप चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो इस कोड में जाके आपका चीज़ कोड आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और फिर आपको चीज़ हुकूमत इंपोर्ट करने की इजाज़त दे देती है और फिर उस पर उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाता है, जिसे आप रोल नंबर भी कहते हैं। क्लासेज में हर क्लास के बच्चों को अलग रोल नंबर असाइन है। सिमिलरली यहाँ भी अलग कोड्स असाइन है चीज़ों को, लेकिन इसका सिस्टम का नाम बड़ा मुश्किल सा है। ये आपको अकेले में बैठ के घर में फ्रिज के पास याद करना पड़ेगा। क्या नाम? हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ये जो कमोडिटीज है ना, इनकी डिस्क्रिप्शंस दे दी गई हैं, फिर डिस्क्रिप्शन देने के बाद इनको कोड्स दे दिए गए हैं और ये सारा सिस्टम एक हार्मोनाइज्ड तरीके से चल रहा है। इस तरह को याद कर लें बस। कमोडिटीज के नाम रख दिए गए हैं, फिर उनको कोड दे दिए गए हैं और ये सारा सिस्टम एक हार्मोनाइज्ड तरीके से चल रहा है। और एक्सपोर्ट्स आजकल पाकिस्तान में 0% के ऊपर जा रही हैं। एक्सपोर्ट्स आर चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। अच्छा, जब ये सारा चैप्टर याद कर लेते हैं ना बच्चे, तो आखिरी सफ़े पे आके ना बच्चे याद करने की बजाय ना मैसेज करते हैं टीचर का नंबर इधर से ढूंढ के ना, सर ये भी याद करना है। यानी वो ये समझ रहे होते हैं कि मैसेज आएगा कि याद नहीं करना। बुक के अंदर ऐसे ही शौक पूरा करने के लिए डाला हुआ था। तो भाई ICAP की किताब में है, माना कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है 6-7 साल से टेस्ट नहीं हुआ, हो सकता है इसी साल टेस्ट होना हो। मुझे नहीं पता ये टेस्ट होना है या नहीं होना। मैं तो इतना बता सकता हूँ ये सिलेबस में है। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। अब सवाल ये राइज होता है कि टैक्स जो है वो किस जमाने के अंदर लगना शुरू हुआ था और उसकी क्या तारीख है। तो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैक्स लगाता है। इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। कहते हैं ये जो मॉडर्न टैक्स है ना, किताब को हाथ लगा के देखें, फील हुआ मॉडर्न टैक्स? वापस आ जाए। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टैक्स केम फ्रॉम 1860। कहते हैं ये कहानी बहुत पुरानी है, ये ना दादाजी के जमाने की आपकी, उस वक्त तो आपके दादाजी कहते हैं पैदा भी नहीं हुए होंगे 1860 के अंदर, उस वक्त तो आपके परदादा भी नहीं होंगे, शायद लकड़ दादा उस वक्त आपके हों। तो ये कहते हैं आपके लकड़ दादा के जमाने की कहानी है। पाकिस्तान बनने से पहले इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। 1860 में पहली दफा इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। बरतानिया की जो एम्पायर थी उसने सबसे पहली दफा टैक्स इंट्रोड्यूस किया 1860 में, क्योंकि आपस के फटे फुटे करके पैसे पूसे खत्म हो गए थे इनके पास। तो लड़ाइयाँ आपस में करते रहते थे, छेड़खानी, एक दूसरे को हल्का फुल्का छेड़ा, फिर वो छिड़ गई बात,
तो पैसे खत्म हो गए चक्कर में। तो इधर भी तो कुछ बंदे चले गए, उधर भी कुछ बंदे मट्टी में चले गए। तो ये टैक्स रिपील हो गया था 1865 में। 1865 में इस टैक्स को खत्म कर दिया गया। फिर 1886 के अंदर कुछ लोग सर जोड़ के बैठे जुए, सॉरी, a tax was introduced and it was imposed on traders। ये सिर्फ दुकानदारों पे लगा था, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने वालों पे, लेकिन कुछ सूबों में लगा था सिर्फ ये। इट्स बेसिक स्कीम स्टिल सर्वाइव्स टुडे, और इसकी असल हैत आज तक मौजूद है। यानी बिजनेस के चैप्टर में तकरीबन कहता है वही चीजें आप पढ़ोगे जो 1886 के अंदर आपके लक्कड़ दादा पढ़े थे सीए करते हुए। नहीं था सीए, एफए वाले कोई सीए समझ आता था। इट इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इसने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दे दी। And it was made exempt from tax and this exemption is applicable till now। अभी तक ये एग्रीकल्चर इनकम माफ है। फिर दोबारा थोड़े से पंगे पुंगे किए, छेड़ाछाड़ी की एक दूसरे के साथ। फिर दोबारा जब जंग हुई तो गवर्नमेंट को फिर और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी। जंग में बंदे भी जाते हैं, पैसे भी जाते हैं। सो इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स वर इंट्रोड्यूस। पहली दफा टेबल 1 2 टाइप को टेबल लगाए गए। गवर्नमेंट थॉट दैट, गवर्नमेंट ने बैठे बैठे सोचा that flat rates are not justified। जैसे डिविडेंड का रेट फ्लैट है, फ्लैट रेट्स आर नॉट जस्टिफाइड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स लगा should depend upon the income of the earner। for collecting additional resources और सुपर टैक्स was लगा इन 1917, और एक सुपर टैक्स भी लगा दिया गया 1917 में, क्योंकि पैसे फिर भी पूरे नहीं हो रहे थे, छेड़खानी जंगों में ज्यादा शुरू हो गई थी। द मोस्ट कंप्रीहेंसिव लॉ वॉज 1922 का लॉ। इस वक्त कायदे आजम जो है वो आला तालीम हासिल करने के लिए कहां गए हुए थे? इंग्लिस्तान गए हुए थे। इस वक्त कायदे आजम आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए हुए थे। पीछे से इनकम टैक्स लॉ बन गया। द मोस्ट कंप्रीहेंसिव लॉ वाज 1922 इन विच इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स वर कंसोलिडेटेड। इनकम टैक्स और सुपर टैक्स कंसोलिडेट हो गए, थोड़ा जिंदगी को बदलते हैं नए रंगों से। रेट्स टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर थ्रू फाइनेंस एक्ट। अब रेट्स हर साल डिसाइड होते हैं। जो टेबल 1 और 2 है ना आपका, ये हर साल चेंज होता है। ये टेबल 1 और 2 सेम नहीं रहता, ये हर साल चेंज होता है। आजकल भी ऐसा ही है, पिछले साल सिर्फ चेंज नहीं हुआ, वरना तकरीबन हर साल ये टेबल 1 और 2 चेंज हो जाता है। इन सर्टन केसेस टैक्स विद होल्डिंग वॉज मेड मैंडेटरी। सर्टन केसेस में टैक्स विद होल्डिंग मैंडेटरी हो गई। मिसाल दे दें, डिविडेंड पे टैक्स कटता है और सैलरी पे टैक्स कटता है, तो डिविडेंड और सैलरी पे टैक्स कटना मैंडेटरी हो गया। डिविडेंड मिसाल लिख लें, ज्यादा ही मूड में आ जाते हैं आप लोग। डिविडेंड पे टैक्स कटना मैंडेटरी हो गया। असेसमेंट होता है टैक्स कैलकुलेशन। असेसमेंट होता है टैक्स कैलकुलेशन। रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वाज अलाउड। क्या मतलब? ऑडिट। ऑडिट, रीओपनिंग का मतलब है ऑडिट। रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वाज अलाउड। तो एफबीआर वाले ऑडिट कर सकते हैं आपका, जो भी एफबीआर 1922 में कोई था पता नहीं। एफबीआर का ऑडिट कौन करता है? अब्बू आपसे पूछ सकते हैं आप क्यों लेट आए हो। सर अब्बू को कौन पूछेगा, ऐसे सवाल ना पूछा करो, खुदा का खौफ करो। चलो आगे, हद हो गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, अच्छा जो दुनिया के कानून हैं ये बड़े लिमिटेड से हैं। असल में अगर एक बंदे ने एक को कत्ल कर दिया तो उसको सजाए मौत होगी, और एक बंदे ने 1000 को बम फाड़ के कत्ल कर दिया उसको भी सजाए मौत होगी। तो इसलिए ये जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाए हुए अपने, बहरहाल एक आगे अल्लाह का भी कानून है, तो फिर वहाँ जाके अल्लाह एक वाले को ज़रा अलग प्रोटोकॉल देगा और 1000 वाले को अलग। तो इसलिए सही जो मैदान कायम होगा ना वो उधर ही होगा। दुनिया वाले तो कोशिश ही कर सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब आज़ाद हो गए, कायदे आज़म उधर रह गए, नेहरू उधर रह गया। जब आज़ाद हो गए एक दूसरे से, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड दिस एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बच्चा अडॉप्ट कर लिया। कौन सा वाला? ये वाला बच्चा अडॉप्ट कर लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, 1922 वाला। ठीक है जी। और 1979 तक, भुट्टो के जमाने में या लियाकत अली खान, किसके जमाने में? जियाउल हक। हिस्ट्री भाई की बड़ी मजबूत है। तो अच्छा, टिल 1979 तक, जिस वक्त कायदे आजम और अल्लामा इकबाल दोनों जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए थे। तो इन दोनों के जाने के बाद हमने सोचा कि यार कुछ नया होना चाहिए।
तो 1922 के लॉ को हमने बदल के 1979 का लॉ ले आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने 1922 का पसंद किया था इंडिपेंडेंस के वक्त, लेकिन हमने कौन सा पसंद किया उनके जाने के बाद? 1979 का। रिजल्टेंटली द एक्ट बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड लॉ, लेकिन कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल को शायद पसंद नहीं आया उनकी रूहों को, तो ये बहुत मुश्किल होता गया लॉ, लोगों को समझ ही नहीं आया। फिर आया मुशर्रफ 2001 में। मुशर्रफ ने कहा कुछ नया होना चाहिए ताकि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की रूह को हम तस्कीन पहुंचा सके। कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज को सामने रखते हुए, बहुत ज्यादा मसले हो गए थे। कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज, द गवर्नमेंट प्रोमोलगेटेड अ न्यू लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 1979 फारिग हो गया। दिस लॉ वाज अमेंडेड थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड आफ्टर 23 साल ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, और पुराना लॉ 23 साल तक मौजूद रहा। फिर मुशर्रफ ने ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा बुलवाया था 2001 में जिसने ये लॉ लिखा था, फिर ये 2001 वाला लॉ आपके सामने आ गया। द फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस वाज, इसमें जो सबसे बड़ी चेंज आई थी वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ रिजीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम का मतलब लिखें, सेल्फ असेस मतलब है टैक्स पेयर सच बोल रहा है, सेल्फ असेस मतलब है टैक्स पेयर सच बोल रहा है। सेल्फ असेस का क्या मतलब है? टैक्स पेयर क्या बोल रहे हैं? इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा चलें, तो ये देखिए बदल भी गई है, जबरदस्त हो गई है, ये देखिए देखिए देखिए। तो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम बोलें क्या बनेगा इसका? फिर टैक्स पेयर सच बोल रहा है। असल में ना पहले ये होता था कि बंदे कम होते थे, तो ऐसी सूरत में सबको ऑडिट करना आसान होता था, तो हुकूमत सबका टैक्स एक दफ़ा चेक कर लेती थी, जितने भी बंदे आते थे टैक्स जमा कराने। कुछ थोड़े गिने चुने आते थे, कोई भुट्टो आ जाता था, उसका भाई आ जाता था, और आ जाते थे, तो गिने चुने लोग टैक्स जमा कराने आते थे, उनको ऑडिट करना आसान होता था। लेकिन जब बंदे बढ़ते गए तो फिर हुकूमत ने कहा एज्यूम कर लो टैक्स पेयर सच बोल रहा है। अब सिर्फ गिने चुने लोगों का ऑडिट होता है, सबका ऑडिट नहीं होता। लेकिन ये यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो है ना, आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाई जाएगी सेक्शन 120 में, चैप्टर 15 में। ये स्कीम होती क्या? दिस लॉ हैज This law has also been amended through number of finance acts and changes are still going on. Changes अभी तक हो रही हैं। क्लियर? सारे पास पेपर्स करने हैं, सारे पास पेपर्स जल्दी 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 जल्दी। एक बार हेडिंग्स रिवाइज कर लें या पास पेपर शुरू करें? हेडिंग्स रिवाइज कर लें। हेडिंग्स 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 हेडिंग्स। पहले टैक्स की डेफिनेशन थी, दूसरी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स, तीसरी टैक्स एज मीन्स फॉर बेसिक स्ट्रक्चर्स, kinds of taxes, structure of taxes, principles for levy of tax, characteristics of tax laws, the principles of a sound tax system, types of taxes, direct taxes or indirect taxes. The primary objective of tax system is to collect. You are required to list the non-revenue objectives. बताएं जल्दी। Non-revenue objectives 14 निकात तो नहीं लिखेंगे कायदे आजम के कि सिंध को किससे अलग कर दिया जाए? पाकिस्तान से, कराची से, पता नहीं कौन सा 15वां नुकत निकाल लिया। तो क्लियर? तो ये लिख के आएंगे ये 12 पॉइंट्स। अच्छा, एक दफा आईकैप जज्बाती हुआ था, उसने 3 चैप्टर 30 नंबर के कर दिए थे। पहला चैप्टर भी 10 नंबर का, दूसरा भी 10 नंबर का, तीसरा भी 10 नंबर का। तो तब हर चैप्टर से 10 नंबर का सवाल आया था। लेकिन उसके बाद आईकैप का साथ हुआ कि तीनों चैप्टर में से भी 10 नंबर आने बड़ी बात है। स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये वाला डेवलपमेंट वाला दूसरा सफा शौक से मुतवज्जे है ना, बिल्कुल समोसे पकौड़ों की तरह देखें इसको। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ये तो आप कोई नहीं मसला दिखाने के, आप समझ जाएंगे। बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, हुकूमत के खर्चे पूरे करने के साथ साथ टैक्स को इस्तेमाल किया जाता है एक आले के तौर पे कि ये कौमी और सारे मफाद के लिए हमें हेल्प कर सके। आप जरा बता दो, कहते पीछे वाली बात छोड़ो, ये जरा सुन लो, 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बता दो। जो कर रहे हैं
छेड़ा तो ना करना यार। लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। तो 12 में से कितने बताने हैं? 5। 12 में से 5 बताने हैं। अगला सवाल, टैक्सेस आर, ये पढ़ लिया 5वां। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स से इकट्ठा करती है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स व्हिच द गवर्नमेंट अचीव बाय इंपोजिंग टैक्स। वही 12 में से 3। ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जरा बताएं आप, ये जरा बताएं। इसमें से कुछ तो आप खुद ही सोच लेंगे, कुछ मैं बता देता हूं। हाई रेट ऑन हाई इनकम, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हो जाएगा ना इसका। हाई रेट ऑन हाई इनकम, पता नहीं भाई कि आपने क्या सोल्यूशन में लिखा हुआ है, मैं जरा देख लूं। हाई रेट ऑन हाई इनकम, रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाई रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, डिस्करेज इंपोर्ट या इनकरेज लोकल प्रोडक्शन, जो मर्जी नाम लिखें, दोनों चलेंगे। इसने क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस इंपोर्ट। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू इंपोर्ट द कल्चर ऑफ, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अच्छा, इसके ना 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप इस सेविंग्स डिस्करेज हो। एक बार याद रखिएगा, लॉ मेकर सेविंग्स को डिस्करेज करता है। सेविंग्स होती है घर पैसा बढ़ाए, और इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करता है। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है, या सेविंग्स को डिस्करेज करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं कौन सा लिखा हुआ है। टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स, तो वही उसी में से लाइनें उठा रहा है वो। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन्स, ऐसे इलाके जहां पे टैक्स नहीं होगा। सियालकोट में जैसे कुछ इलाके हैं जहां पे स्पोर्ट्स की चीजें बेची जाती हैं, उनसे हुकूमत ने टैक्स माफ किया हुआ है। इससे फायदा क्या होगा? ऐसे जोन्स बनेंगे, वहां लोगों को नौकरियां मिलेंगी और सब कुछ। टू इनकरेज बिजनेस कंसर्न्स टू एस्टैब्लिश बिजनेस यूनिट्स दैट विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, इसका कोई मकसद नहीं है, रेवेन्यू लेना सिर्फ मकसद है, टू जनरेट अ रेवेन्यू। टैक्स ऑन सर्टन ट्रांजैक्शंस नॉट मेड थ्रू बैंकिंग चैनल, इसका मतलब मैंने बताया था अभी, याद हो शायद, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो चीजें जा रही हैं वो पता चलें। ऐसी ना हो कि शहबाज शरीफ कहे ये पैसा मेरे पास कहां से आया, पता चले नवाज शरीफ ने इसको बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया या पैसे कैश में पकड़ाए हैं। ये आपको मिसाल अभी मैंने नहीं दी हुई, ये मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि सेल्स टैक्स अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ। सेल्स टैक्स में ना एक्सपोर्ट्स 0 रेट है। सेल्स टैक्स में एक्सपोर्ट्स क्या है? 0 रेट। अब आप मुझे फायदा बता दें इसका क्या होगा? एक्सपोर्ट्स इनकरेज होंगी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये आपको इसलिए नहीं समझ आना था क्योंकि आपने सेल्स टैक्स नहीं पढ़ा हुआ। तो सेल्स टैक्स में 0 रेट की मिसाल है एक्सपोर्ट्स। बताएं जी 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। ये भूल गए होंगे, जरा हेडिंग नजर मारें। 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, ये वाले हैं, ये वाले हैं प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन, ये आसान है। 5 वेज बाय विच टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ये डेवलपमेंट वाला। क्वेश्चन 10, 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा 12 में से। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, ये पहली दफा आया। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, ये किधर है? ढूंढने जरा। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, ये 4 में से 3 बताने हैं। अच्छा, इसको भी नजर मार लें। इंपोर्टेड गुड्स पे हाई रेट लगाने का मकसद डिस्करेज इंपोर्ट, 0 रेट लगाने का मकसद इनकरेज एक्सपोर्ट। सेल्स टैक्स का रेट कम करना, इससे ना महंगाई कम हो जाती है असल में, रिड्यूस इन्फ्लेशन। सेल्स टैक्स का रेट 17% है, कम कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। टैक्स हॉलिडे क्या होती है? टैक्स हॉलिडे मैंने बताया नहीं, लेकिन खुद सोचें जरा। टैक्स हॉलिडे, टैक्स माफ, टैक्स माफ, टैक्स हॉलिडे, टैक्स माफ। टैक्स माफ कर देना कंस्ट्रक्शन वालों को, इससे क्या फायदा होगा? टू इनकरेज कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बस, और क्या फायदा है? इसी में से लॉस उठा के आपने लिखने हैं। हाई रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, यार इंटरेस्ट इनकम भी ना एक तरह की सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वजह सुने क्यों?
क्योंकि इंटरेस्ट इनकम का मतलब है कि आपने बैंक में पैसे रखवा दिए हैं, ना आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ना कोई शेयर्स खरीद रहे हो, ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, आप घर वेले बैठे हुए थे, आपने बैंक में पैसे रखवा दिए, तो इसको भी सेविंग कहते हैं। तो सेविंग डिस्करेज करना है, सेविंग डिस्करेज करना, हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, सेविंग डिस्करेज करना। सेविंग्स डिस्करेज की जाती हैं। सेविंग्स दो तरीके से होती हैं, अपने पास पैसे रख लें ये भी सेविंग है, बैंक में पैसे रखवा दें ये भी सेविंग है, दोनों सेविंग डिस्करेज हैं। और इन्वेस्टमेंट्स इनकरेज की जाती हैं। डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, तो इनकरेज ऑनलाइन सेल्स, बस खत्म। टैक्स क्रेडिट ऑन पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, अगर आप टैक्स माफ कर दें फ्रेश ग्रेजुएट्स को रखने पे तो इससे फायदा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बढ़न एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और हाई रेट्स ऑन लग्जरी आइटम्स, डिस्करेज होंगी लग्जरी आइटम्स की परचेज। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, ये हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च क्या मतलब है इसका? एक मिनट, कुछ लोग किताबें रख रहे हैं बैग में, उनको रखने में जरा, और रख ले यार। अच्छा, तो रिसर्च को खर्चे के तौर पे मैनेज करने की इजाजत देना, इससे क्या फायदा होगा? इनकरेज होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोग रिसर्च करेंगे। लग्जरी आइटम्स को इसलिए डिस्करेज किया जा रहा है कि तो सादा सादा चीज़ों पर है, तूने क्या ऐसी कुर्सी लेनी है 5-5 लाख की अंदर बैठो, नहीं नहीं वो तो ठीक है ना, लेकिन लग्जरी आइटम्स पर टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं। अमीर लोग हैं, अफोर्ड करते हैं, करें, नहीं करते ना करें। जी भाईजान, एन किधर है? एन लिखा भी जा रहा है कहीं या नहीं? नहीं, इसको दूसरा वाला यहाँ से आएगा, किधर से आएगा? हाँ खुल गया ना वो वाला, हाँ ये यहाँ से ऐसे हो रहा था, बताया ही नहीं आपने। दाल किधर है? पहली लो में, दूसरी में, तीसरी। अगर कायदे आज़म ईद पे मौजूद होते तो क्या कहते? काम काम और काम। तो ईद पे भाईजान काम करना है आपने, लूट मचा देनी है, पढ़ पढ़ के आपने लूट मचा देनी है, ठीक है। घर वाले हैरान हो जाएं और कहें ये देखो क्या ज़बरदस्त, हज़ारों साल नरगिस रोती रही थी, आज आके मेरे बेटे की वजह से चुप हो गया। लूट मचा देनी है ईद पे पढ़ पढ़ के, सीरियसली बता रहा हूँ। क्या? ओहो, अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि ईद पे काम करेंगे आप तो कामयाबी मिलेगी आपको, आप कामयाब हो जाएंगे। ये वो ऑप्शंस खुद ही दे रहे हैं आपको। जाम क्या है? छोड़ना जाम। तो ठीक है। अच्छा, ईद वैसे उनके लिए कहते हैं बड़ा खुशी का दिन है जिन्होंने पूरे रमज़ान में नमाज़ें पढ़ी हैं एहतमाम से और पूरे रमज़ान में रोज़े रखे हैं, और उन्हीं को फिर अल्लाह खुशी देते हैं ईद के दिन। और ईद का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रमज़ान में अपनी मर्ज़ी करते रहे और अल्लाह के हुक्म भी तोड़ते रहे और आप समझें कि बड़ी खुशी का दिन है। तो फरमाया कि सबसे महरूम है वो शख्स जिसे रमज़ान का महीना मिल जाए और फिर भी अपनी मग़फ़रत ना करा सके, यानी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको लाइफ टाइम मिली, पता नहीं अगले साल मिलनी है या नहीं मिलनी, और फिर भी वो अपनी मग़फ़रत अल्लाह से नहीं करवा सका, तो बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल स्टिल द टाइम इज़ देयर, आखिरी लम्हे रमज़ान के बाकी हैं, तो अभी भी इंसान तौबा कर ले अपने गुनाहों से और ये नीयत कर ले कि यार रमज़ान के बाद जो मेरी पोस्ट लाइफ है वो ऐसी बदली होगी कि अल्लाह उससे खुश हो जाए। तो अल्लाह इसके लिए ये ईद का दिन इंशाल्लाह ईद का दिन ही बनाएंगे। ठीक है, क्लोज़ करो। अस्सलाम वालेकुम।